आज फिर से एक इम्पोर्टेंट हमें टॉपिक पढ़ना है, आयोनाइजेशन एनर्जी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी 10th में भी आपने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा, व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। पहले अगर बात करें इसकी डेफिनेशन की बात करें तो व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो एज इट इज एनर्जी, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी, ये बात याद रखना है। तो इसको हम डिनोट करते हैं आई डॉट ई से, शॉर्ट फॉर्म है डॉट ई, आयोनाइजेशन एनर्जी, और या आप बोल सकते हो इसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो पहले हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो ये क्या होता है। नो, इट इज सिंपली इट्स अ अमाउंट ऑफ, ये क्या रहता है, इट इज अ अमाउंट ऑफ एनर्जी। कितनी एनर्जी हमें चाहिए, किसके लिए चाहिए, इट इज अ अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। देखो इस केस में हम बोलेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन, जब आप आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन जब क्या करोगे, एटम के अंदर जो शेल्स होते हैं उसके अंदर जो आउटर शेल होता है उसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करेंगे, देखो ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। फिलहाल रिमूव के लिए हम टर्म यूज करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये तो सबको पता है कि रिमूव क्यों करना पड़ता है, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट स्टेबल करना पड़ता है, नोबल गैस की तरह सब बनना चाहते हैं। तो दैट्स वाई उस वो तो इलेक्ट्रॉन खुद ही नहीं निकल सकता, क्योंकि वो न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन में होता है। तो अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर करना है और उस अट्रैक्शन को ब्रेक करना है। तो उसके लिए तो एनर्जी चाहिए आउटसाइड। तो वो एनर्जी क्या है, दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, या टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। कहाँ से, फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल, फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। तो आउटर मोस्ट शेल, लेकिन एक इंपॉर्टेंट मैं यहाँ से लास्ट में यूज करूंगा, इन द गैसियस स्टेट। अब ये सर ये क्या है, इन द गैसियस स्टेट, हम तो उतना तक डेफिनेशन याद करते हैं, इन द गैसियस स्टेट। देखो यहाँ तक तो हम पढ़ते हैं, इट्स अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल, यहाँ तक तो पढ़ लेते। बट यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, इन द गैसियस स्टेट। चलो मैं ये बोल देता हूँ कि ये गैसियस स्टेट हम क्यों डेफिनेशन में ऐड करते हैं, आपको पहले इसका भी पता होना चाहिए। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात बता देता हूँ। हम पहले मैं इसी को डिस्कस करूंगा कि गैसियस स्टेट हम क्यों बोलते हैं। देखो हमारे पास 3 स्टेट्स होते हैं, एक हमारे पास सॉलिड रहता है और एक हमारे पास लिक्विड रहता है और हमारे पास गैस होता है। 3 स्टेट नहीं होते हैं, 5 होते हैं, उसके बाद 6 भी हुआ है डिस्कवर। बट हम इतना नहीं पढ़ेंगे डिटेल में, क्योंकि हम ज्यादा स्टडी इन्हीं की कर देते हैं, ठीक। नो, सॉलिड के अंदर देखो, अगर सॉलिड होता है ना, आपको पता है, देखो सॉलिड के एटम्स होते हैं क्लोज पैक, यस सर, और इन एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यस। लेट्स सपोज लिक्विड के पार्टिकल एटम्स थोड़े दूर दूर होंगे, है कि नहीं, और गैस के एटम्स है ना, वो थोड़े यहाँ से ज्यादा दूर होंगे, दैट्स हियर रैंडम, ठीक। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आप इस सॉलिड में जाओगे ना, घुस के जाओगे, सपोज ये एक एटम है, इस एटम में मुझे इलेक्ट्रॉन बाहर करना है। देखो इसके नेबरिंग में ये भी एटम है, इसके नेबरिंग में ये भी एटम है, इसके नेबरिंग में ये भी, और इन एटम के अंदर मुझे क्या बाहर करना है, मुझे बाहर करना है इलेक्ट्रॉन। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। वो आप ये मानो, ये वो बस्ती है जहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, वो क्या है, वो डेंसली पॉपुलेटेड है कि नहीं। तो साथ साथ रहते हैं, तो अगर किसी बंदे को उठा के ले जाएं तो वो तो थोड़ी जाने देंगे, नहीं जाने देंगे ना, दैट्स वाई, क्योंकि ये हर एक सराउंड में, हर एक साइड में ये क्या बाउंड रहता है ये एटम, इसलिए कोई इंसान उधर जाएगा ना, वो मार के आएगा, वो इलेक्ट्रॉन को नहीं भगा सकता वहां पे, ठीक। अब लिक्विड में उतनी डिस्टेंस नहीं है कि नहीं, तो मे बी इस बंदे को मैं इलेक्ट्रॉन चुरा के लूं, लेकिन ये बंदा चलो मैं ये मानता हूँ क्लोज भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा क्लोज तो है। अब देखो इन गैसियस स्टेट क्यों मैंने डेफिनेशन में ऐड किया, इलेक्ट्रॉन को हम नॉकआउट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते इन गैसियस स्टेट, क्योंकि गैस में जो एटम्स होते हैं ना, वो एक एटम इधर होता है गैस के अंदर, एक एटम इधर होता है गैस के अंदर, एक एटम इधर होता है। देखो इसमें आप इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते, क्योंकि इसका जो हमसाया नेबर है वो बहुत दूर है, इसलिए हम डेफिनेशन में बोलते हैं ये इजी रहता है कि हम एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, लेकिन जब वो किसके फॉर्म में रहेगा, जब वो गैस फॉर्म में, बिकॉज गैस फॉर्म में वो हमें इजी लगता है इलेक्ट्रॉन। तो मैंने कोशिश की आपको समझाने की हम क्यों इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करते हैं इन गैसियस स्टेट, या हमने सॉलिड लिक्विड गैस का कंसेप्ट यहाँ पे समझा दिया, ठीक, शाबाश। चलिए अब आप नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं और चीजों को समझते हैं। तो डेफिनेशन तो आपको आया समझ में, और लास्ट में गैसियस स्टेट में हम इलेक्ट्रॉन्स क्यों निकालते हैं वो, ठीक। चलो अच्छा मुझे एक स्टेटमेंट समझा दो। चलो अब मेरी बात ध्यान से समझ लो और स्टेटमेंट समझो। सपोज मेरे पास एक मेटल है, ये कोई भी एलिमेंट है, चलो मेटल नहीं, कोई भी एलिमेंट है, यस सर। अब ये एलिमेंट मैं आपको आप तो रिप्रेजेंटेशन करते हो, दिस इज जी, जी मींस ये गैसेस फॉर्म में, ठीक। जब सपोज आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया,
किया कि नहीं, तो ये क्या बनेगा, जितना इलेक्ट्रॉन्स आप रिमूव करेगा ये हम बना देते इसको m पॉजिटिव और ये g में, मतलब और जो इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करते हैं वो हम प्रोडक्ट साइड के इस साइड लिखते हैं, है कि नहीं। दिस इज हियर द, ये रिमूव इधर दिखाती है इस प्रोडक्ट, ये आना चाहिए पहले इलेक्ट्रॉन किस साइड, ये बेसिक बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। अब बताओ अगर मैं यहाँ से लिखूं m, है कि नहीं, ये पहले वाला तो मैंने लिखा, अगर ऐसा आपके एग्जाम में आएगा कभी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ये m पॉजिटिव है, उसके बाद सॉलिड, उसके बाद दिस इज ये। अब बताओ इनमें करेक्ट कौन सा है, पहला वाला करेक्ट है कि दूसरा वाला करेक्ट है, बताओ शाबाश, पहला वाला सही है कि दूसरा वाला सही है आयनाइजेशन एनर्जी का, बताओ शाबाश। सही हम कौन सा लिखेंगे, रिप्रेजेंटेशन किसकी सही है, पहला वाला सही है कि दूसरा वाला, शाबाश। तो ये आपको पता होना चाहिए जो फर्स्ट वाला वो सही है कि नहीं। और ये सॉलिड में तो सॉलिड में तो इजी नहीं है कि आप इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते, तो ये बात भी याद रखना। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि कौन से कैटेगरी में, तो 4 ऑप्शंस दिए होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, इनमें से पॉसिबल किस में आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, मे बी इन जी में दिया होगा, एस में दिया होगा और एल में भी दिया होगा, तो ये बात यहाँ से ध्यान रखिए, ठीक। अब उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट, अब इसके पहले इस आयनाइजेशन एनर्जी की यूनिट्स लिखेंगे, तो एज यू नो इट इज हियर द एनर्जी, तो इसका यूनिट बनता है किलो जूल पर मोल, मतलब पर मोल तो पता होना चाहिए, है कि नहीं। तो दिस इज हियर द किलो जूल पर मोल, तो पर मोल में मेरी बात समझ लो, पर मोल में एक मोल होता है ना इतने पार्टिकल्स, एवोगेड्रो नंबर, तो उस एक मोल में आपको कितनी एनर्जी लगती है इलेक्ट्रॉन बाहर करने के लिए, तो ये होता है दिस इज हियर द इसका यूनिट, तो हम लेते हैं किलो जूल होती है एनर्जी और मोल होता है, क्योंकि यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए मोल के हिसाब से हम एनर्जी खर्च करोगे या कुछ और करोगे वो मोल के हिसाब से। चलो अब ये तो बेसिक डेफिनेशन थी आयनाइजेशन एनर्जी, इतना याद करो, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, यहाँ पे देनी पड़ती है, रिक्वायर्ड, ये बात याद रखना, रिक्वायर्ड इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल इन द गैसियस स्टेट। अच्छा अच्छा, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट उसके बाद जो हमें पढ़ना है, जहाँ से आपका ये क्लियर हो जाएगा, वो है फैक्टर्स। अब किन फैक्टर्स पे आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है, नाउ फैक्टर्स ऑन विच, ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग आंसर अगर आपको आता है ये क्वेश्चन तो आपको फैक्टर्स भी लिखने हैं। नाउ फैक्टर्स ऑन विच आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स, अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है, ठीक। तो पहला फैक्टर मैं यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ, दिस इज हियर द साइज ऑफ एन एटम, तो पहला क्या है, दिस इज हियर द साइज ऑफ एटम। देखो अब हमें ये भी पता होना चाहिए, इसका ये मतलब है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कैन आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ एटम, यस सर, बट उसके बाद आगे चलते हैं, साइज ऑफ एटम से क्या, हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है एटम में, या तो साइज क्या होगा, या तो साइज छोटा होगा एटम का, लेट इट बी, ये न्यूक्लियस है, या तो बड़ा होगा, छोटा या बड़ा ही होगा, और कुछ तो हो ही नहीं सकता। चलो हमारे पास अब साइज पे क्या डिपेंड, पहले मैं शॉर्ट में एक चीज बना देता हूँ जहां से आपको क्लियर हो जाए, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी और साइज ऑफ एटम की क्या रिलेशन है, तो आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एटम, या इसको मैं बोलता हूँ एटॉमिक साइज, मतलब एटॉमिक साइज। अब देखो ये इतने बेसिक बेसिक चीजें हैं, ये आपको याद करनी ही है, नौसी है, इसका मतलब सुनो, ये अगर ये इनवर्स रिलेशन में है, तो अगर साइज बड़ा होगा, अगर सर साइज बड़ा होगा तो उसमें आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी, ठीक। सर क्या, अगर साइज बड़ा होगा एटम का, उसमें आयनाइजेशन एनर्जी कम लगती है इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए। सर ये इसको थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कीजिए, बिल्कुल। अब देखो ये छोटा सा है, ये वाला बंदा छोटा सा एटम है, इसका न्यूक्लियस है, मुझे बताओ अगर ये छोटा है, इसके शेल में यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यस सर, और ये न्यूक्लियस है, ये बड़ा है, ये वाला, ठीक है ना, इसके शेल में इलेक्ट्रॉन है। देखो अब बताओ डिस्टेंस कहाँ पे कम है, पहले वाले में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के वर्सेस डिस्टेंस कम है, कि दूसरे वाले में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस कम है, बताओ डिस्टेंस पहले वाले में कम है कि दूसरे वाले में कम है, शाबाश, कहाँ पे डिस्टेंस कम है, फर्स्ट वाले में कि सेकंड वाले में, शाबाश, तो फर्स्ट वाले में डिस्टेंस कम है। अगर फर्स्ट वाले में डिस्टेंस कम, इसका मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, पहले वाले की बात कर रहा हूँ, अगर पहले वाले में डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस कम है, इसका ये मतलब है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन इसमें सबसे ज्यादा, और जितनी जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी, जितनी जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी, उतनी आपको एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को उससे क्या करना, रिमूव करना। अब ये देखो दूसरा वाला केस, यहाँ पे जो ये दूसरा वाला केस है, इसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन एज कंपेयर टू फर्स्ट थोड़ा सा कम है, मतलब ये कम बाउंड है,
पहले वाले की तरफ से मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन की इस पहले वाले से एनर्जी कम लगती है क्योंकि ये बहुत थोड़ा दूर है न्यूक्लियस से, तो इसमें कम लगेगी। अब आया समझ में? इसका मतलब ये जो दूसरा था इसका साइज बड़ा था, इसीलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम लगी इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे अट्रैक्शन कम थी दूसरे वाले में और पहले में अट्रैक्शन ज्यादा थी। अट्रैक्शन मीन्स सर न्यूक्लियस वर्सेस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन पहले में ज्यादा, दूसरे में न्यूक्लियस वर्सेस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन कम। अब बोलो बात समझ में आई? तो अब से आपको आया समझ में साइज ऑफ एटम पे कैसे आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है? शाबाश, बोलो इतना आया समझ में? रिपीट करना है किसी को? शाबाश, आया समझ में कि नहीं? शाबाश। उसके बाद ये तो साइज ऑफ एटम, ये इनवर्स केस है इसके साथ। नाउ उसके बाद सेकंड और ये जो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी है ये किस पे डिपेंड करी? और दूसरा फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, मेरी बात ध्यान से समझ लो। पहला था साइज ऑफ एटम, मतलब बड़ा एटम होगा, इलेक्ट्रॉन दूर होगा न्यूक्लियस से, आयनाइजेशन एनर्जी कम लगती, बड़े में कम एनर्जी लगती है और छोटे एटम में ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी लगती है। यू नो व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? इलेक्ट्रॉन को बाहर करना है आउटर शेल में, इनर शेल में नहीं, आउटर शेल में। नाउ क्योंकि इनर शेल में वो न्यूक्लियस के करीब होगा, वहां जो जाएगा वो मार के आएगा। नाउ सी है, दिस इज हियर द न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज का केस क्या है? तो न्यूक्लियर चार्ज ionization energy is directly proportional to the nuclear charge। साइज के साथ इनवर्स रिलेशन थी, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। सर इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, सुनो सिंपल सिंपल चीजें बता रहा हूँ। तो इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज। मुझे बताओ, एक न्यूक्लियस के पास, नाउ लिसन केयरफुली, इस न्यूक्लियस के पास 17 है प्रोटॉन, 17 प्रोटॉन्स, ठीक है ना। इसमें मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, किसी ये आउटर शेल बना रहा हूँ, इस आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक और है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 18 मींस न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, चाहे प्रोटॉन्स बोलो चाहे न्यूक्लियर चार्ज बोलो चाहे पॉजिटिव चार्ज बोलो, ये तो एक ही है। इसमें अब इसमें आपका आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, मुझे कोई बता सकता है इसका न्यूक्लियर 17 पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियर चार्ज, इसमें 18 न्यूक्लियर चार्ज है कि नहीं? और लास्ट शेल में इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। कोई बोल सकता है कि सबसे ज्यादा अट्रैक्शन ए में होगी? ये ए बना रहा हूँ, ये बी में, कोई बता सकता है अट्रैक्शन किस में सबसे ज्यादा? फर्स्ट वाले में अट्रैक्शन ज्यादा होगी कि दूसरे वाले में? शाबाश, बी में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होगी। अब शाबाश, अगर बी में ज्यादा अट्रैक्शन होगी तो बताओ, शाबाश, जिसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगी, शाबाश, जिसमें ज्यादा अट्रैक्शन होगी, इसका क्या मतलब है? उसमें आयनाइजेशन एनर्जी क्या लगेगी? जिसमें अट्रैक्शन ज्यादा होती है उसमें आयनाइजेशन एनर्जी क्या लगती है इलेक्ट्रॉन को ज्यादा? आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी ज्यादा लगेगी, तो इसमें आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक, शाबाश। और इसमें इसमें आयनाइजेशन एनर्जी, इसमें आपकी आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी। अब बोलो बात समझ में आई? इसका मतलब जितना न्यूक्लियर चार्ज होगा, ये देखो इसमें ज्यादा 18 था, जितनी न्यूक्लियर चार्ज उतनी उसमें आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी, यही रीजन है, बिकॉज अट्रैक्शन इज मोर, है कि नहीं? और इसका मतलब आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा उस इलेक्ट्रॉन को बाहर के लिए, रास्ता दिखाने के लिए। अब बोलो बात समझ में आई? आया कि नहीं? ठीक, शाबाश। उसके बाद नंबर थर्ड, उसके बाद हम एक और टर्म यहाँ पे यूज करेंगे, शील्डिंग इफेक्ट। देखो आगे मैं थोड़ा सा यहाँ पे भी शील्डिंग इफेक्ट में इंट्रेंस में क्वेश्चन एक दो बार आया है। देखो बीएससी में ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। नाउ दिस इज शील्डिंग इफेक्ट। अब मेरी बात ध्यान से समझ लो, पहले आपको पता होना चाहिए, मैंने हमेशा बोला लैंग्वेज पहले समझो। शील्डिंग में एक होती है पुअर शील्डिंग, मेरी बात समझ लो, एक होती है पुअर शील्डिंग, एक होती है आपकी पुअर शील्डिंग, उसके बाद एक होती है इफेक्टिव शील्डिंग। इफेक्टिव मीन्स बहुत अच्छी शील्डिंग, शील्डिंग। पहले आप लैंग्वेज समझो ना। एक होती है हमारे पास पुअर शील्डिंग मीन्स जो कमजोर शील्डिंग हो, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपका हाँ सन ग्लासेस मैंने पहने हैं, ठीक है ना, मेरे पास सन ग्लास एक है, ठीक है ना, दिस इज बी सन ग्लासेस, ठीक है ना, ये दो सन ग्लासेस है, यहाँ पे सन के रेज यहाँ पे भी पड़ रहे हैं, यहाँ पे भी सन के रेज। अब फॉर एग्जांपल ये वाला जो है ना सन ग्लास, ये उतना नहीं कर पा रहा है प्रोटेक्ट, और बी वाला ज्यादा कर रहा है प्रोटेक्ट। अब बताओ जो ज्यादा सन से प्रोटेक्ट करेगा उसमें पुअर शील्डिंग होगी कि इफेक्टिव शील्डिंग होगी? जो अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है उसमें कौन सी शील्डिंग होगी? बताओ शाबाश। इसमें इसके ये गिलास बहुत मोटा है,
मतलब ये सन से प्रोटेक्ट कर रहा है। बताओ इसमें कौन इसमें इफेक्ट होगी? ये बात पहले आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना शाबाश। और ए में फिर पुअर शील्डिंग है, ये उतना मतलब सन से हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन बी में मोटा गिलास है और ये हमें इफेक्टिव शील्डिंग कर रहा है, ठीक है ना। ये मैंने एग्जांपल समझाई थी सन के केस में, ठीक। अगर ये आपको समझ में आया, अब मेरी बात यहाँ से समझ लो। तो मैं पहला फैक्टर जिस पे न्यूक्लियर चार्ज डिपेंड करती है, पहला फैक्टर साइज ऑफ एटम पे डिपेंड करती है। मीन जितना बड़ा साइज होगा उतनी न्यूक्लियर चार्ज कम होगी, वो इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। और दूसरी किस पे डिपेंड करती है? न्यूक्लियर चार्ज पे, ठीक। जितनी ज्यादा न्यूक्लियस के पास चार्ज होगी, दैट इज न्यूक्लियर चार्ज, उतनी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी, ठीक। उसके बाद नंबर थर्ड में डिस्कस कर रहा हूँ शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट में मैंने पहले समझा दिया पुअर शील्डिंग और इफेक्टिव शील्डिंग, ठीक। अब यहाँ पे आपको एक चीज याद करना है, वो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, फिलहाल आप ऑर्डर याद करो, ठीक। आपके पास सबसे पुअर शील्डिंग, नाउ ऑर्डर ऑफ, पहले अगर ये आप समझोगे ऑर्डर ऑफ पुअर शील्डिंग, ऑर्डर ऑफ पुअर शील्डिंग, सबसे पुअर शील्डिंग किस शल के पास होती है? तो एफ के पास सबसे पुअर होती है, ठीक। उसके बाद डी, उसके पास यहाँ पे आया पी, उसके बाद यहाँ पे आया एस। मतलब एस न्यूक्लियस के साथ है, एस क्या है? न्यूक्लियस के पास है, इसकी शील्डिंग बहुत ज्यादा अच्छी होगी, अच्छी होगी इसकी नहीं। लेकिन एफ है ना, एफ, ये बात याद रखो, एफ की सबसे पुअर शील्डिंग है, सबसे पुअर शील्डिंग एफ की है। आया समझ में ये ऑर्डर? पहले बोलो, ऑर्डर याद करोगे, पुअर शील्डिंग किसकी है? एफ और डी की होती है पुअर शील्डिंग, और एफ और डी के अंदर एफ की सबसे पुअर शील्डिंग है। आया समझ में? ये आया समझ में? शाबाश, वेरी गुड। अब आ जाओ आगे, अब आ जाओ। अगर एफ और डी में आपने पुअर शील्डिंग याद करी, तो मेरी बात यहाँ से ध्यान से समझ लो। ये इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ, चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बेसिक बेसिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरी बात समझ लो। अब यहाँ पे मैं वो शील्डिंग का केस नहीं समझाऊंगा, तो ये यहाँ पे लेक्चर फिर बहुत बड़ा होगा, ठीक है ना। दैट्स वाई आप छोड़ो, ये एस क्यों है कभी बोल देता हूँ, अभी आप इतना याद करो जितना मैं बता रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ, नाउ लिसन केयरफुली। अगर पुअर शील्डिंग होगी, मेरी बात ध्यान से समझ लो, अगर पुअर शील्डिंग होगी, इसको आप कैसे याद करोगे? देखो मैं कैसे इसको समझाऊंगा। अगर पुअर शील्डिंग होगी, तो क्या आयनाइजेशन एनर्जी पुअर शील्डिंग में इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? कोई बता सकता है? सुनो मेरी बात, ये न्यूक्लियस है, यस सर ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये एक शल है, ये दूसरा शल है, ये तीसरा शल है। मेरी बात ध्यान से समझ लो, ये एक और न्यूक्लियस है, यस सर। ये एक शल है, ये दूसरा शल है, ये तीसरा शल है। पहले मेरी बात समझ लो। फॉर एग्जाम्पल इसके पास पहले वाले में होती है पुअर शील्डिंग, पहले वाले में पुअर शील्डिंग, पहले वाले में पुअर शील्डिंग, दूसरे वाले में इफेक्टिव शील्डिंग, इफेक्टिव शील्डिंग, ठीक है सर, इफेक्टिव शील्डिंग। पहले इसका मतलब देखो, मैंने सन और सन ग्लासेस की एग्जांपल दी। अब देखो न्यूक्लियस वर्सेस इलेक्ट्रॉन में कैसे समझो। ये इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मान लीजिए, चलो मैं यहाँ से एक गायब कर देता हूँ, नौसी है। मेरे पास यहाँ पे एफ है, और मेरी बात ध्यान से समझ लो, यहाँ पे एफ है, दिस इज हियर द एफ, और मेरे पास यहाँ पे डी है। लिसन केयरफुली। और यहाँ पे एस है, एस ऑर्बिटल, यहाँ पे पी या ऑर्बिटल, ये बोलो, यहाँ पे एस पी है, ऊपर है एफ डी। एंड अभी ऑर्डर बताया ना लास्ट पेज पे, एफ डी की पुअर शील्डिंग है, एस पी की स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव शील्डिंग है। मुझे बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना पहले में, दिस इज ए केस, देखो मैं कैसे समझा रहा हूँ इसको, दिस इज बी केस। फिर आपकी मर्जी, आप लिखो इसको एग्जाम में, लेकिन ये बेसिक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। अब बताओ, इस ए केस में ये इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन, बताओ इसको जो एफ ऑर्बिटल है ना, एफ ऑर्बिटल के अंदर जो, क्योंकि एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देखो ये इलेक्ट्रॉन्स 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 14 आते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, ये भी, लेकिन इसकी शेप होती है डिफ्यूज्ड शेप। एफ की शेप क्या होती है? डिफ्यूज्ड। डिफ्यूज्ड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन दूर दूर होते हैं। दूर दूर का मतलब ये इलेक्ट्रॉन सीधे नजर आएगा न्यूक्लियस को, क्योंकि एफ शील्ड नहीं कर पाता है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन्स किसको नजर आएंगे? इस न्यूक्लियस को। तो न्यूक्लियस आराम से इसको अट्रैक्ट कर पाएगा, यस सर कर पाएगा। और अगर ये अट्रैक्ट कर पाएगा, अगर ये, मेरी बात समझ लो, अगर ये अट्रैक्ट कर पाया पुअर शील्डिंग में, फिर बताओ आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी कि आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी? बताओ, ये अट्रैक्ट कर पा रहा है इसको, अट्रैक्शन इसमें स्ट्रांग है, बताओ। शाबाश, इसमें अट्रैक्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, बताओ। फिर आयनाइजेशन एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को कम लगेगी कि ज्यादा लगेगी? शाबाश बताओ। क्योंकि ये जो एफ है ना, एफ सब शेल, इसकी पुअर शील्डिंग है, ये इस इलेक्ट्रॉन को,
ये इस इलेक्ट्रॉन को शील्ड नहीं कर पा रहा है न्यूक्लियस से, नहीं कर पा रहा है ना, तो न्यूक्लियस इसको आराम से खींचता है, और जितना इलेक्ट्रॉन इसको खींचेगा 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 अपनी तरफ, तो इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा आयनेशन एनर्जी मुझे चाहिए, मुझे ज्यादा आयनेशन एनर्जी चाहिए। तो केस नंबर 1। नाउ व्हाट इज केस नंबर 2? अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसमें इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन है बी वाले में, ठीक है ना, एस एंड पी अच्छे से शील्ड कर पाता है, ये न्यूक्लियस को चेहरा नहीं दिखाता ये इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि इसके सामने एस है और पी है, ये अच्छी तरह दीवार बन के खड़ा हो जाते हैं। फिर बताओ क्या इसमें न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर पाएगा अच्छी तरह से? यस और नो, कर पाएगा कि नहीं? इफेक्टिव शील्डिंग में नो सर। वेरी गुड। जो यहाँ पे दिमाग रखते हैं ना उन्हीं को समझ में आता है, बाकी जो खेल रहे हैं ना उनको छोड़ दो। नो, इसका मतलब बताओ, इसमें आयनेशन एनर्जी, दूसरे में आयनेशन एनर्जी कम लगेगी कि ज्यादा लगेगी? अब बताओ, इसमें आयनेशन एनर्जी कम लगेगी कि ज्यादा लगेगी? कम लगेगी। वेरी गुड। देखो यही होता है आपके दिमाग का काम कि आप किस तरह से कॉन्सेप्ट्स को समझते हो। फिर बताओ, मैं इन नटशल में, आप फिर एग्जाम में खुद इलाबोरेट कर सकते हो, आप मुझसे इंग्लिश बेटर जानते हो ना। बताओ, पुअर शील्डिंग, अगर पुअर शील्डिंग होगी, ऊपर का केस, जितनी कमजोर शील्डिंग होगी, बताओ उतनी आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी कि ज्यादा लगेगी? शाबाश, कोई बता सकता है? शाबाश। पुअर शील्डिंग में आयनाइजेशन एनर्जी क्या लगती है? ठीक है, शाबाश। पुअर शील्डिंग में आयनाइजेशन एनर्जी लगती है ज्यादा। वेरी गुड, ज्यादा लगती है, ज्यादा लगती। अब बताओ, अगर इफेक्टिव शील्डिंग होगी, मींस मोर शील्डिंग होगी, अच्छी शील्डिंग होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को नहीं दिखता है, तो बताओ इफेक्टिव शील्डिंग में आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम लगेगी कि ज्यादा लगेगी? कम लगेगी। वेरी गुड। लेस। वेरी गुड, दिस इज द लेस। तो यही होती है आपकी शील्डिंग। अब बताओ, आया समझ में कि रिपीट करना है? तो इतना मैंने अच्छे तरीके से आपको समझाया है। अब बताओ, ये आया समझ में? समझ में आया कि नहीं? शाबाश। तो वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, अब उसके बाद एक और इफेक्ट है। चलो, एक होता है हमारे पास पेनिट्रेशन इफेक्ट, ठीक है ना। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट अभी यहाँ से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी मैं नेक्स्ट पार्ट, पहला क्या था? साइज ऑफ एटम, ठीक है ना। दूसरा हमने पढ़ा न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है ना। तीसरा शील्डिंग इफेक्ट, एंड फोर्थ इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। नाउ दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ से आपके हट के सवाल आते हैं, यही तो है एक्सेप्शन का केस। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझो मेरी बात। नाउ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या है? नाउ, मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको याद करना, एक मेरे पास हाफ फिल्ड बाई साहब है, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड। सारे बोलेंगे आंसर। बताओ, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड क्या होते हैं? वेरी गुड, सब बताएंगे। जिनके पास हाफ फिल्ड होता है इलेक्ट्रॉन्स का और फुली फिल्ड, ये क्या होते हैं? ये दोनों बताओ। शाबाश। वेरी गुड, शाबाश। बताओ, सबके आंसर्स ठीक आ रहे, बताओ। वेरी गुड। हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड क्या होते हैं? दीज आर एक्स्ट्रा, दीज आर एक्स्ट्रा स्टेबल। वेरी गुड। अच्छा, मैंने इस पे लेक्चर भी छोड़ा है एक्स्ट्रा स्टेबल पे। कोई बता सकता है क्यों होते हैं एक्स्ट्रा स्टेबल? इसके मैंने 2 रीजंस आपको पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। कोई बता सकता है क्यों एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं? शाबाश। वेरी गुड, कोई बता सकता है? वेरी गुड। ये क्यों हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड? वेरी गुड, ड्यू टू सिमेट्री। और कोई रीजन? शाबाश, ड्यू टू सिमेट्री, मैंने पढ़ा है उसमें एक सिमेट्री होती है। शाबाश। और कुछ? एंड हाई एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। वेरी गुड। चलो, इसका मतलब आप ठीक तरीके से समझते हो और घर में पढ़ाई भी करते हो। वेरी गुड। नो, अब मेरी बात ध्यान से समझ लो। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं एक रेंडमली लूंगा लिथियम, यस सर, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद बोरान, उसके बाद कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन। नाउ लिसन केयरफुली, ऑर्डर ही आपको बस याद करने हैं जरूरी, और ये कंसेप्ट बहुत समझना है, ठीक सर। अब मुझे एक बात बताओ, अच्छा बताओ, जहां से मैं लाइन बोलूंगा ना, वहां से आप आंसर बोलना। यस सर। बताओ, यहाँ जब मैं एरो दिखा रहा हूँ, लिथियम से जाके फ्लोरीन, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, लिथियम से लेके फ्लोरीन तक साइज इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? लिथियम से लेके फ्लोरीन तक साइज इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? एटॉमिक साइज कल ही पढ़ा है, बताओ। शाबाश, लेक्चर में। लिथियम ये पीरियड है, बताओ अलोंग द पीरियड में साइज क्या होता है? लिथियम से लेके फ्लोरीन साइज होगा इंक्रीज की डिक्रीज? वेरी गुड, डिक्रीज। वेरी गुड, डिक्रीज। तो इसका साइज जहां से डिक्रीज होगा, सब बता रहे हैं डिक्रीज, मतलब इसमें फ्लोरीन का साइज छोटा होगा। यस सर। कोई बता सकता है उस एटॉमिक साइज का रीजन क्यों डिक्रीज है यहाँ पे? शाबाश, क्यों डिक्रीज है? डिक्रीज क्यों साइज है? शाबाश, यहां से साइज डिक्रीज होगा, रीजन कोई बोलेगा? बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। वेरी गुड। तो मतलब ये पीरियड में चलते हैं ना हम लेफ्ट टू राइट,
एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। यस सर, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होती है। यस, अब मेरी बात ध्यान से समझ लो, ध्यान से समझ लो। आपने पढ़ा, अभी अभी पढ़ा, क्या पढ़ा सर? साइज ऑफ एटम। यस सर, अभी आपने पढ़ाया साइज ऑफ एटम पे आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। यस सर, इसका मतलब सर आपने वहां पे पढ़ा आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। यस सर, अभी पढ़ा है। इसका मतलब सर जिसका साइज छोटा होगा, जिसका साइज छोटा होगा उसमें आयनाइजेशन एनर्जी बहुत लगती है, बहुत लगती है। यस सर, फिर कोई बता सकता है फ्लोरीन साइज से छोटा है, कल ही पढ़ा है, फ्लोरीन साइज से छोटा है। कोई बता सकता है जो छोटा साइज का होगा इसमें आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी कि ज्यादा लगेगी? फ्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी कि ज्यादा लगेगी? नीचे देखो ना, ये फॉर्मूला देखो, मोर, शाबाश, इसमें आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी बिकॉज साइज कम है। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर बताओ लिथियम से लेके, यस सर, लिथियम से लेके फ्लोरीन तक मैं बोल सकता हूँ, ध्यान से समझो, लिथियम से लेके फ्लोरीन तक मैं बोल सकता हूँ आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी। लिथियम को लगेगी कम, बेरिलियम को ज्यादा, ज्यादा बोरान ज्यादा, कार्बन ज्यादा, नाइट्रोजन ज्यादा, ऑक्सीजन, और सबसे ज्यादा इस पीरियड में लगेगा फ्लोरीन को सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी। सही है, सही है। इसका मतलब पीरियड में चलने से आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई? पीरियड में चलने से आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई? इंक्रीज। रीजन क्यों? रीजन क्यों? रीजन शाबाश, रीजन क्या? इंक्रीज क्यों हुई आयनाइजेशन एनर्जी? शाबाश, क्यों हुई इंक्रीज आयनाइजेशन एनर्जी? साइज, 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 एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज, पता नहीं क्या लिख रहा है ये, जिसे साइज, साइज हो रहा है ना डिक्रीज। ओ, साइज का रीजन है, साइज का रीजन है न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी का रीजन है साइज। कैसे मैं समझाऊंगा? आया समझ में कि नहीं? अच्छा, चलो, इसका मतलब सुनो मेरी बात, इसका मतलब देखो, इसका मतलब आपको मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर्स में भी समझाया, मतलब आपको ये केमिस्ट्री लगती है, ये मतलब छोटा मोटा है, पता नहीं, इधर आ भी जाते हैं आधे पढ़ के और फिर निकल जाते हैं, वह मजाक बना के रखते हैं, ठीक है ना? वो फिर मैं ही तो समझता हूँ ये फिर कितना टफ है जब आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आएंगे, ठीक। अब बताओ, इसका मतलब अगर मैं ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन एलिमेंट्स का लिखूं, बताओ मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा ना? आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर ऐसे लिखना पड़ेगा। देखो कैसे मैं लिखूं आयनाइजेशन एनर्जी, ये ठीक है आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर फिलहाल, जैसे हम बताओ ये ठीक है ना? फिर फ्लोरीन की लगेगी ना आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, लगेगी कि नहीं? यस सर, लगेगी। यस सर, ये ऑर्डर है ना, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। लेकिन हम कौन सा फैक्टर डिस्कस करना है? शाबाश, हमें कौन सा फैक्टर डिस्कस करना है? हमें फैक्टर करना है डिस्कस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यस सर, हमें इलेक्ट्रॉनिक। अब मेरी बात समझ लो, यहाँ पे ये ऑर्डर गलत है, ये ऑर्डर गलत है, सिर्फ ट्विस्ट आ रहे हैं आपकी यहाँ पे इन वाले में, ठीक है ना? नाउ अब देखो क्यों, देखो नाइट्रोजन, देखो मेरी बात समझ लो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का केस लेंगे पहले, नाइट्रोजन वर्सेस ऑक्सीजन। मुझे पहले बोल सकता है इस ऑर्डर के हिसाब से नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है कि ऑक्सीजन? ये जो ऑर्डर मैंने बोला, शाबाश, ये जो मैंने ऊपर लिखा ना ऑर्डर, इसमें आपको क्या लग रहा है, ऑक्सीजन की ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी है कि नाइट्रोजन की है? शाबाश बताओ, ऑक्सीजन की है। शाबाश, ये तो दिख रहा है ना, शाबाश, ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है एज कम्पेयर टू किससे? नाइट्रोजन। अगर मैं इन्हीं दो को कंपेयर करूं, क्योंकि मुझे मुझे पढ़ाना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नंबर 4th फैक्टर, आयनाइजेशन एनर्जी आल्सो डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए इसमें एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी ताकि आपको ये चीज समझ में आए। अब देखते हैं, मैंने बोला ये ऑर्डर गलत है। आपको पता है क्या? ये उल्टा हो रहा है, ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी कम है और नाइट्रोजन की ज्यादा है। बट सर ऊपर तो कुछ और दिख रहा है, देखो, क्योंकि इट इज ऑल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सर आप हमें ये समझा दीजिए, अब मेरी बात समझ लो। सर ये नाइट्रोजन है ना? यस सर, ये नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, ठीक है? यस सर। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और ऑक्सीजन का 8 है। मेरी बात ध्यान से समझ लो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दो 1s2, उसके बाद 2s2, और उसके बाद क्या आएगा 2p3, ये आ रहा है ना, 3 4 5 6 7। यस सर, उसकी कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p4। यस सर। अब देखिए लास्ट वाला शल, लास्ट वाला मैं p बना रहा हूँ, ठीक है ना? नव ये p के है 3 बॉक्सेस, और ऑक्सीजन में लास्ट में 2p है, इसका भी p बनाना पड़ेगा। नव ये p है, इतना आया समझ में? शाबाश। बताओ इस नाइट्रोजन में p में कितने इलेक्ट्रॉन डालने बाय द हुंडस रूल? देखो जरा बताओ ये करेक्ट है? इज इट करेक्ट? पहले 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं कि नहीं? यस नो? डाल सकते हैं पहले ही 2 इलेक्ट्रॉन? नो। होल्ड्स रूल फॉलो होना चाहिए। होल्ड्स रूल क्या बोलता है?
वेरी गुड। हुंडा रूल के हिसाब से सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दो, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन। ठीक, ऑक्सीजन पे देखो, पहले पी में 4 है, 1 2 3 हो गए कंप्लीट, उसके बाद एक और ऐड करना है। शाबाश, इसमें एक और ऐड करना पड़ेगा। शाबाश। अच्छा, अब बताओ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में एक्स्ट्रा हाफ स्टेबल कौन है? नाइट्रोजन एक्स्ट्रा हाफ स्टेबल है कि ऑक्सीजन? अब बताओ हाफ स्टेबल कौन है? बताओ। शाबाश। आपको पता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, शाबाश, नाइट्रोजन। आपको पता है ना पी में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाते हैं? 6। हाफ क्या रहेगा? पी ऑर्बिटल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, हाफ रहेगा 3, तो ये 3। फिर बताओ एक्स स्टेबल कौन बना? स्टेबल कौन बना? नाइट्रोजन बना ज्यादा स्टेबल कि ऑक्सीजन बना ज्यादा स्टेबल? नाइट्रोजन बना ज्यादा स्टेबल कि ऑक्सीजन बना ज्यादा स्टेबल? नाइट्रोजन। और जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, शाबाश, जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना मुश्किल होगा ना इलेक्ट्रॉन बाहर करना। सही है कि गलत है? मैं बोल रहा हूँ जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी है उतना मुश्किल होगा शल में इलेक्ट्रॉन बाहर करना। यस सर, सही है ना? बिल्कुल सही है। फिर बताओ मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ये जो मैंने ब्लैक से लिखा है? यस सर। अब बताओ ये ऑर्डर गलत हुआ ना नाइट्रोजन का, फिर मैं ठीक कर रहा हूँ, फिर नाइट्रोजन का ज्यादा आएगा, फिर नाइट्रोजन का ज्यादा आएगा और ऑक्सीजन का कम आएगा। आएगा कि नहीं? यस और नो? आयनाइजेशन एनर्जी। यस। अब बोलो, ये 4 फैक्टर्स आपको समझ में आए? साइज पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक, ये जो साइज पे आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। उसके बाद किस पे? न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करती है, ठीक है ना? उसके बाद ये शील्डिंग पे यहाँ पे डिपेंड करता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। बताओ फैक्टर्स आए समझ में? अच्छे से समझ में आए? आया कि नहीं? यस सर, सबको आया है, ठीक है ना? अब चलिए, अब हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट पढ़ने, दिस इज वेरिएशंस, ठीक है ना? वेरिएशंस, वेट करें एक मिनट। वेरिएशंस। चलो अब मेरी बात यहाँ से समझ लो। अब वेरिएशन से, नाउ सी हियर, दिस इज हियर द वेरिएशन, वेरिएशन इन आयनाइजेशन एनर्जी, वेरिएशन इन आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक, तो वेरिएशन क्या होगी? ठीक है, चलो अब पहले वेरिएशन पढ़ेंगे, वेरिएशन इन ए पीरियड। अभी तो मैंने समझाया, बस आप आंसर्स दीजिए। वेरिएशन इन ए पीरियड, तो पीरियड में अब जब आप चलोगे तो क्या होगा? वेरिएशन इन ए पीरियड, ठीक है? तो वही पीरियड सिंपल सा लेंगे। मेरे पास लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद बोरान, उसके बाद कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन। अच्छा, कोई बता सकता है कि ये सही है कि गलत है? ऑर्डर बताओ। शाबाश, ट्राई करो और मुझे बताओ सही है कि गलत है। रॉन्ग। शाबाश, अभी हमें पता चला कि ये रॉन्ग है, ठीक। अब देखिए पहले, अच्छा इससे पहले मैं ये एग्जांपल करवा दूं। शाबाश, इससे पहले मैं ये एग्जांपल कर रहा हूं, इसमें और कुछ, इसमें बेरिलियम और बोरान में भी फॉल्ट है। सुनो मेरी बात, इसमें मैं और पहले जाऊं, पहले मैं स्टेटमेंट, इन जनरल, इन जनरल, पहले जनरल स्टेटमेंट लिखते हैं। इन जनरल आयोनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी अलोंग द पीरियड, या फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मैंने आपको लैंग्वेज समझाई है। अलोंग द पीरियड, along the period, क्या होगी आयनाइजेशन एनर्जी along the period लेफ्ट टू, बताओ लिथियम से फ्लोरीन आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? इन जनरल आयनाइजेशन एनर्जी along the period क्या होगी? इंक्रीज। शाबाश, ये इंक्रीज होगी। रीजन पता है क्या दे रहे हैं हम? ड्यू टू, दो रीजन, देखो मेरी बात, ड्यू टू, शाबाश, एटॉमिक साइज। बताओ पीरियड में एटॉमिक साइज क्या होता है? ड्यू टू एटॉमिक साइज। पीरियड में एटॉमिक साइज क्या होता है? पीरियड में एटॉमिक साइज क्या होता है? एंड आप न्यूक्लियर चार्ज भी रीजन दे सकते हो, न्यूक्लियर चार्ज। और अब इधर देखो, इधर देखो, पहले स्टेटमेंट समझो। इन जनरल आयनाइजेशन एनर्जी अलोंग द पीरियड इंक्रीजेस, तो मतलब जब आप लेफ्ट टू राइट इधर जाओगे ना, इधर जाओगे, किसी भी पीरियड में जाओ, ये मैंने सिंपल लिया है पर्टिकुलर पीरियड, तो इसमें आयनाइजेशन एनर्जी अलोंग द पीरियड इंक्रीज होती है, ठीक है ना? रीजन क्या है सर? एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज। अब मेरी बात ध्यान से, जो आपने फैक्टर्स अभी पढ़े हैं ना, उनका आंसर मुझे करें। बताओ, बताओ पहले पीरियड में एटॉमिक साइज क्या होता है? पीरियड में एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? पीरियड में एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? भूल जाते हैं जल्दी जल्दी, डिक्रीज होता है। शाबाश, पीरियड में चलने से साइज कम होता है, कम। वेरी गुड। तो मुझे एक बात बताओ ना, जब साइज कम हुआ ना, तो इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी क्या लगेगी? ज्यादा लगेगी कि कम लगेगी? ज्यादा लगेगी। लगेगी कि नहीं? इनवर्स रिलेशन है ना, फैक्टर में पढ़ा है ना, इनवर्स रिलेशन। शाबाश, हो गया ये भी रीजन। इसका मतलब एक एटॉमिक साइज इसका रीजन है। दूसरा रीजन क्या है? न्यूक्लियर चार्ज। बताओ पीरियड में चलने से न्यूक्लियर चार्ज क्या होती है? शाबाश, न्यूक्लियर चार्ज क्या होती है पीरियड में चलने से? इंक्रीज की डिक्रीज?
इंक्रीज, इंक्रीज होती है ना, इंक्रीज, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होती है, शाबाश, इंक्रीज। बताओ फिर दूसरा, दूसरा अभी पढ़ा ना फैक्टर, न्यूक्लियर चार्ज और आयनेशन एनर्जी में रिलेशन क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। तो जितनी न्यूक्लियस में चार्ज होगी ना, उतना वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल ज्यादा करेगा, है कि नहीं, उतनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी। तो बताओ फिर जब न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो, आयनेशन एनर्जी फिर से क्या होगी, एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज, इंक्रीज, सॉरी, क्या होगी, इंक्रीज होगी कि नहीं। इसका मतलब दोनों केस में आयनेशन एनर्जी यहाँ पे भी इंक्रीज है, आयनाइजेशन यहाँ पे भी इंक्रीज है। दैट्स वाई मैंने ऊपर लिखा आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। इतना आया समझ में, जितना मैंने समझाया, आया कि नहीं। चलिए ठीक। अब हमें यहाँ पे डिस्कस करना है ये वाला। आपको पता है ये लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आपको पता है, बताओ करेक्ट ऑर्डर क्या हो सकता है इसका, करेक्ट ऑर्डर आपको पता है। ये बेरिलियम और बोरान है ना, देखो ये करेक्ट ऑर्डर है, लिथियम, लिथियम के बाद आएगा बोरान, फिर आता है बेरिलियम, फिर आएगा कार्बन, फिर आता है ऑक्सीजन, फिर आता है नाइट्रोजन, फिर आता है फ्लोरीन। बता सकता है बीच में ऑर्डर कैसे मैंने चेंज किए। देखो दो ऑर्डर चेंज हो रहे हैं, एक बोरान वर्सेस बेरिलियम और ऑक्सीजन वर्सेस नाइट्रोजन। कोई बता सकता है रीजन क्या है इन दोनों का, ड्यू टू कौन सा, ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी किसकी, ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक। इसको रिपीट करना है कि ये समझ में आया, ये वाला आया समझ में कि रिपीट करना है, कौन सा इसमें समझ में नहीं आया। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, पहले मेरी बात समझ लो, आयनाइजेशन एनर्जी का मसला। नो, दिस इज सिंपल, और आपको ये चीजें आपको याद भी करनी है। अब मेरी बात समझ लो, ये लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो मैंने आपको ऑर्डर बोला था इन दो में, बेरिलियम और बोरान और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन दो में ऑर्डर चेंज होता है। देखो ये लिथियम, इसका 3 एटम नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9। सुनो, ये बेरिलियम है, बेरिलियम का होगा 4, और दिस इज बोरान, बोरान का होगा 5। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 1s2, उसके बाद 2s2। यस सर। अब बोरान का बताओ, 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p1। मेरी बात ध्यान से समझ लो, ठीक है। यस सर। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, जरा बेरिलियम देखो, बेरिलियम पहले, बेरिलियम का एस फुल है, फुल फिलड, ये एस में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें लास्ट में पी आता है, पी में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ इन दो में कौन सा स्टेबल है, फुल फिलड किसके अंदर है, बेरिलियम के अंदर है कि बोरान के अंदर फुली फिलड है। शाबाश, बेरिलियम के अंदर है कि बोरान के अंदर है फुली फिलड, बताओ, वेरी गुड, बेरिलियम के अंदर। और फुली फिलड ज्यादा, हाफ फिलड और फुली फिलड ज्यादा स्टेबल होता है। दैट्स वाई पहले आएगा लिथियम। यस सर। अब आया पहले लिथियम, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा बोरान, क्योंकि बोरान में ये अनस्टेबल है, उतना है ही नहीं। उसके बाद बेरिलियम, ये स्टेबल है, ज्यादा एनर्जी लगेगा। उसके बाद कार्बन आएगा, और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पता है ना, अभी निकाला था ना लास्ट स्लाइड पे, आता है कि नहीं, ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, और उसके बाद फ्लोरीन। अब बोलो ये बात समझ में आई, ऑर्डर आया समझ में। अब ये बोलो शाबाश, अब बोलो अब आया समझ में, रिपीट चाहिए किसी को। अब वेरी गुड, अब शाबाश, वेरी गुड। चलो तो इसका ग्राफ आप बना सकते हो, शाबाश, बना सकते हो ग्राफ, बिल्कुल। तो ये आप ग्राफ इसका बना देना, ठीक है ना। तो सिंपल ग्राफ है, तो ये वो आप खुद बना देना ग्राफ इसका। चलो उसके बाद, क्योंकि यहाँ पे टाइम लंबा भी होता है, और उसके बाद हमें सिलेबस भी कवर करना है टाइम पे। नो, उसके बाद यहाँ से हम वेरिएशन, वेरिएशन वो था पीरियड के अंदर, अब है वेरिएशन इन ग्रुप। अब आप ग्रुप की वेरिएशन देखेंगे, ग्रुप के अंदर क्या होगा, शाबाश। देखो, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, इन जनरल में बात कर रहा हूँ पहले आयनाइजेशन एनर्जी के साथ। अच्छा जल्दी से मुझे आंसर करो, आयनाइजेशन एनर्जी अलोंग द पीरियड, आयनाइजेशन एनर्जी अलोंग द पीरियड इंक्रीज और डिक्रीज, बताओ पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, शाबाश जल्दी से। इंक्रीज होती है, शाबाश, इंक्रीज, इंक्रीज, वेरी गुड। अच्छा एक और क्वेश्चन आपसे, अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज, अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज, तब तक मैं लिखता हूँ इन जनरल आयनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप, इन जनरल आयनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज,
बताओ पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, लेकिन जब आप टॉप टू बॉटम ग्रुप में चलोगे तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। मतलब पीरियड का अपोजिट, पीरियड में इंक्रीज और ग्रुप में डिक्रीज होती है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ड्यू टू या ऑन द बेस ऑफ, ड्यू टू। देखो पहला रीजन क्या है, इसके सारे रीजंस पढ़ेंगे। एटॉमिक साइज पे रीजन में बता दूंगा ग्रुप में, एटॉमिक साइज, यस सर। उसके बाद सेकंड न्यूक्लियर चार्ज भी देखी जाएगी, न्यूक्लियर चार्ज, ठीक। और उसके बाद स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो ये तीन फैक्टर्स जो हैं, इनसे हम ग्रुप की एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि किस तरह से ग्रुप में आयन एनर्जी कम होती है, ठीक, शाबाश। एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है सर, यस सर। अब आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। बताओ ये एक ग्रुप लिया है, लिथियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद रुबिडियम, उसके बाद सीजियम, उसके बाद फ्रेंशियम, यस सर। तो रीजन किस चीज पे बेस्ड है, मैं एक्सप्लेन करना है एटॉमिक साइज पे, शाबाश, एटॉमिक साइज पे। और मैंने क्या बोला, न्यूक्लियर चार्ज पे, यस सर, और स्क्रीनिंग इफेक्ट पे, यस सर। तो तीन देखेंगे इन तीन का। चलिए अब मेरी बात समझ। और डाउन द ग्रुप बताओ, शाबाश, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, ठीक है ना। तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। बताओ शाबाश, जो क्वेश्चंस बताऊंगा आंसर बताओ, शाबाश बताओ, वेरी गुड। बताओ ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज, साइज क्या होता है, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज क्या होता है, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज। यू शुड फास्ट एंड फ्यूरियस, है कि नहीं, दिमाग जल्दी से आपका काम करना चाहिए, शाबाश। इंक्रीज होता है, क्यों इंक्रीज होता है, उसके लिए रीजन बताया था ना लास्ट लेक्चर में, नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है, शाबाश। अब मेरी बात समझ लो, मेरी बात समझ लो, शाबाश। और आपको पता है ना एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज और आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। बताओ, बताओ डाउन द ग्रुप साइज बड़ा हो रहा है, यस सर, डाउन द ग्रुप साइज बड़ा हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी। अब आया समझ में, ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक साइज, ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक साइज आया समझ में रीजन, यस, शाबाश शाबाश, यस। अब उसके बाद न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, मुझे बताओ नीचे जाने से न्यूक्लियर चार्ज आपके हिसाब से क्या होती है, आपके हिसाब से क्या होती है न्यूक्लियर चार्ज, मुझे तो इंक्रीज लग रही है, क्या आपको भी इंक्रीज लगती है न्यूक्लियस की चार्ज, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डाउन द ग्रुप इंक्रीज होंगे ना, इंक्रीज, शाबाश। और आपको पता है न्यूक्लियर, वेरी गुड, आपको ये पता है न्यूक्लियर चार्ज और आयनाइजेशन एनर्जी की रिलेशन क्या है आपस में, आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्ट रिलेशन है ना। तो इसका क्या आना चाहिए, इसका ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, शाबाश, इसका ये आना डायरेक्ट रिलेशन, इसका ये होना चाहिए जितना न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए। तो न्यूक्लियर चार्ज के हिसाब से डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, बताओ, न्यूक्लियर चार्ज के हिसाब से आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए कि नहीं, लेकिन वो होता है डिक्रीज, होनी चाहिए, वेरी गुड, वो क्या होता है डिक्रीज। लेकिन उसका रीजन हम डाउन द ग्रुप क्या समझ, वो हम न्यूक्लियर चार्ज पे देखते हैं कि साइज पे देखते हैं, डाउन द ग्रुप रीजन, साइज का रीजन किस पे, शाबाश। और न्यूक्लियर चार्ज उतनी नहीं बढ़ती है जितना साइज बढ़ता है, ठीक है ना, दैट्स व्हाई अभी आप न्यूक्लियर चार्ज नहीं पढ़ोगे, इसमें आप रीजन याद करोगे आयनाइजेशन एनर्जी का साइज, ठीक है ना, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज उतनी तेजी से नहीं बढ़ता है जितना साइज बढ़ता है कि नहीं। तो ये मैंने कल भी समझाया था, यस सर। आप बताओ स्क्रीनिंग इफेक्ट, मुझे बताओ अगर पुअर स्क्रीनिंग होगी, अच्छी तरह से स्क्रीन नहीं होगा, पुअर स्क्रीनिंग, पुअर स्क्रीनिंग में आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, शाबाश, पुअर स्क्रीनिंग में आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, सब बता रहे ज्यादा होती है, शाबाश, ज्यादा होती है, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, यहाँ पे मेरी बात ध्यान से समझ लो। आपको पता है जितना नीचे नीचे जाएंगे ना, जितना जितना नीचे जाएंगे, और मेरी बात समझ लो, जितना जितना नीचे जाएंगे, इसमें सपोज लिथियम में एस आएगा, सोडियम में एस पी आएगा, सपोज पोटेशियम में एस पी शाल आएगा, इसमें एस पी, उसके बाद एस पी डी, उसके बाद एफ, मे भी फ्रेंशियम में एफ भी आएगा। अब बताओ अगर फ्रेंशियम में एफ इंक्लूड हुआ ना तो पुअर स्क्रीनिंग आएगी ना, आएगी पुअर स्क्रीनिंग, यस सर, आएगी कि नहीं। अगर अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एफ आया तो पुअर स्क्रीनिंग आएगी, यस सर, यस आएगी। तो इसका मतलब अगर इसमें पुअर स्क्रीनिंग आई तो इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए कि नहीं। मैंने इसीलिए पहले ही फैक्टर्स आपको पढ़ाए थे ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए, होनी चाहिए अगर पुअर, है कि नहीं। इसका ये मतलब है ये सारे डोमिनेंट फैक्टर्स नहीं है, इसका मतलब हम अगर, इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट हमें ज्यादा साइज बता रहा है कि नहीं। लेकिन जितना साइज इतना बढ़ रहा है, बड़ा साइज, इन दो से दो गुना क्या बढ़ रहा है, साइज। दैट्स व्हाई डाउन द ग्रुप हम हमेशा हमेशा आयनाइजेशन एनर्जी को रीजन लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज, बस इतना याद करो।
ऑन द बेसिस ऑफ साइज। बाकी हम न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट छोड़ेंगे, बिकॉज वो उतना नहीं बढ़ते जितना आपका साइज बढ़ता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी का रीजन डाउन द ग्रुप हमेशा आप याद क्या करें, वो आप साइज याद करें। बोलो, इतना आया समझ में? अब जितना मुझसे होगा उतना मैंने आपको समझा दिया। बताओ शाबाश, किसको रिपीट चाहिए? चलो ठीक है। अभी उसके बाद हमें यहाँ पे पढ़ना है एक और टॉपिक, आयनाइजेशन एनर्जी। उसको हम बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी। आपको पता, मुझे एक बात बताओ, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या बोलते हैं हम? नौसिया, क्या हमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर करना पड़ता है? कभी दो भी, तीन भी निकालने पड़ते हैं ना? यस सर, निकालने पड़ते हैं कि नहीं? तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इट्स सिंपली, ये भी वही हो गया ना, इट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी। इट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइन किया था, इट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी। किस लिए चाहिए? रिक्वायर्ड टू रिमूव, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, रिक्वायर्ड टू खुद ही लिख लीजिएगा। टू रिक्वायर्ड टू रिमूव सबसिक्वेंट इलेक्ट्रॉन। देखो ये वर्ड मैंने यूज किया, यू नो व्हाट इज सबसिक्वेंट इलेक्ट्रॉन? सबसिक्वेंट इलेक्ट्रॉन क्या मतलब पहला एक इलेक्ट्रॉन, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन, उसके बाद तीसरा। मतलब ऐसे ही नहीं निकालने हैं, मतलब स्टेबिलिटी के लिए। सब्सिक्वेंट मीन्स एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक है ना? तो उसके बाद जब जिसमें आपको एक से एक, मतलब मैग्नीशियम में आपको दो इलेक्ट्रॉन्स बाहर करने हैं, अल्युमिनियम में आपको, अल्युमिनियम ट्राइपॉजिटिव होता है, अल्युमिनियम में आपको तीन इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइन होगी, उसके लिए आपको सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइन होगी। ठीक, तो मतलब सर ये हमें समझा दीजिए। बिल्कुल, मेरे पास है, मैं ये कोई भी आपका एलिमेंट, ये इन गैसेस फॉर्म में बोल दिया, तो बताओ जरा, क्या एक ही पहले ही एनर्जी से, सपोज मुझे इसमें तीन इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट करने, तीन इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने, ये जो मैंने एम लिखा है ना, एम इज एनी एलिमेंट, ये कोई भी एलिमेंट है, मुझे सपोज इसमें स्टेबिलिटी के लिए तीन इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने, क्या मैं एक साथ तीन इलेक्ट्रॉन्स कर सकता हूँ रिमूव? कि पहले एक, उसके बाद दो, उसके बाद तीन? बताओ शाबाश, क्या एक साथ कर सकते हैं? नो सर, और इतने इतनी एनर्जी कहाँ होगी आप एक साथ निकालोगे? तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालूंगा मैं एम, उसके बाद पॉजिटिव और जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। यस सर, गया ना एक इलेक्ट्रॉन, उसके लिए लगा आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, इसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। यस सर। अब मुझे दूसरा इलेक्ट्रॉन, मुझे बताओ, मैं एम से निकालूं कि एम जी पॉजिटिव से दूसरा निकालूं? बताओ शाबाश, एम से निकालो कि एम एम पॉजिटिव से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालूं? शाबाश बताओ, एम से निकालूं कि एम पॉजिटिव से निकालूं? शाबाश, अगर मैं एम से निकालूं ना, तो वो फिर से वही हो गया, इसका मतलब एम पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन कम ऑलरेडी है कि नहीं? तो आप इसी को एनर्जी देंगे, कौन सी एनर्जी देंगे? आयनाइजेशन एनर्जी नंबर सेकंड। ठीक, जब देंगे तो ये क्या बनेगा? शाबाश, अब की बार ये बनेगा एम डाई पॉजिटिव। अब की बार मैं यहाँ से दिखाऊंगा दो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, ये सारा याद करना गैसियस फॉर्म में। ठीक, और मुझे तीन निकालने थे, सपोज अगर मैं थर्ड भी निकाल दूं तो मुझे वो एम डाई पॉजिटिव से निकालना है, ठीक है ना? तो इसका मतलब एम डाई पॉजिटिव से तीसरी आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी उस इलेक्ट्रॉन को, तो ये बनेगा एम ट्राई पॉजिटिव और प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब ये एम ट्राई पॉजिटिव। ठीक, तो इसका मतलब अगर आप सिर्फ एम से निकालोगे, उसके बाद फिर से एम, तब वो सिर्फ एक ही की वही निकलेगा ना, वापस वो रिपीट होगा। दैट्स व्हाई एम से पहले एम पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन। आया समझ में? देखो मतलब सर ये इस तरह ऐड को तो फिर भी समझ में नहीं आता। ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना? ये मैग्नीशियम बना दो या कोई और भी बनाओ। देखो ये एल्युमिनियम का, चलो एल्युमिनियम का केस लेते हैं। ठीक, एल्युमिनियम के केस में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे तीसरा, ये मैं लास्ट आउटर शेल बना दिया एल्युमिनियम का। ठीक, एल्युमिनियम का आउटर शेल बना, जिसका 13 एटॉमिक नंबर, दिस इज 2 कामा 8, उसके बाद कामा 3। मुझे ये तीन बार करने हैं, तो मुझे बनेगा कौन सा? ऑक्टेट कंप्लीट, तीन। बताओ ये इलेक्ट्रॉन आपको, अच्छा बताओ, इसके तीन तीन इलेक्ट्रॉन है। यस सर, इसमें तीन इलेक्ट्रॉन है। ये बेचारा भी, ये सोनो है, मोनो है, टोनो है, ये तीनों है ना? बिल्कुल, तीनों बच्चे हैं। अब बताओ मुझे, इस ये न्यूक्लियस इनमें से किसको पहले निकाल देगा? ये तो तीन है ना? पता है ये न्यूक्लियर, इनमें से ये जो तीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये इक्वली बाउंड नहीं होते हैं। इन तीनों में से भी कोई पहले लूज बाउंड होगा, तो पहले वही इलेक्ट्रॉन, हाँ, जो लूजली होगा। लेट्स सपोज सोनो लूजली बाउंड है कि नहीं? तो इसका मतलब पहले इसके लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी, वो आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट लगती है, ठीक है ना? उसके बाद मान लीजिए ये लूजली था, उसके बाद दिस इज आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड। ठीक, उसके बाद ये जो रहा ना एक इलेक्ट्रॉन, दिस इज आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड। तो इस तरह से हम निकालेंगे। ठीक, अच्छा अब आपसे क्वेश्चन है कि आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ज्यादा होती है, सेकंड होती है, कि थर्ड होती है? अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर आपको बताना है। बताओ शाबाश, बताओ। इसको मुझे अलग अलग से बनाने हैं, बस एल्युमिनियम का केस ही पढ़ेंगे, ठीक है ना? चलो, एल्युमिनियम का 13 है। ठीक, अब मेरी बात समझ, ये न्यूक्लियस है, ये आराम से, ये न्यूक्लियस है,
चलो आदम के आंसर आए, मैं इसको, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ठीक। अब मेरी बात समझ लो, यहाँ पे आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स मुझे एल्युमिनियम में बाहर करने, ये आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, यस सर, और ये आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, यस सर। अब मेरी बात समझ लो, कौन से आयनिशन एनर्जी ज्यादा लगती है, मुझे एक बात बताओ। पहले इसमें न्यूक्लियस कितनों के साथ अट्रैक्ट कर रहा था, 3 के साथ, यस सर, ये 3 के साथ अट्रैक्ट कर रहा था। अब मैंने सपोज एक इलेक्ट्रॉन बाहर किया किया कि नहीं, तो उसके लिए मुझे लगा आयनाइजेशन एनर्जी नंबर फर्स्ट, ठीक है ना, शाबाश। ये ए फिगर है, दिस इज बी फिगर एंड दिस इज सी फिगर, यस सर। मेरी बात ध्यान से समझ लो, अगर आपने पहले में ए फिगर में आपने पहला एक इलेक्ट्रॉन बाहर किया, अब बताओ कितने बचे, बताओ, 3 में से एक किया बाहर, अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, शाबाश, कितने बचे, 2 बचे, बचे है कि नहीं, 2 आपके बचत है यहाँ पे। अब बताओ, ये जो बी फिगर है ना, इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज आपने एक इलेक्ट्रॉन बाहर किया। अब मैंने ये अलग अलग डायग्राम दिखाई, ठीक है ना, वरना तो एक ही में जंबल हो जाएगा। अब बताओ, 3 में न्यूक्लियस अट्रैक्शन ज्यादा दिखाएगा कि 2 में ज्यादा अट्रैक्शन दिखाएगा, बताओ। 3 में ज्यादा, 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्ट था कि 2 के साथ, बताओ, शाबाश। न्यूक्लियस, बिल्कुल, न्यूक्लियस को यहाँ पे 3 लोगों को बांधना है, पहले फिगर में न्यूक्लियस को 3 लोगों को आप आपस में बांधना है कि नहीं, शाबाश। लेकिन दूसरे फिगर में न्यूक्लियस को आप 2 लोगों को, तो वो 3 को तो उतना नहीं बांध सकता जितना वो 2 को बांध सकता है कि नहीं, शाबाश। अब इसमें भी चलो, इस बी फिगर में भी मैंने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, तो उसके लिए मुझे लगी आयनाइजेशन एनर्जी नंबर सेकंड, ठीक है ना। अब बताओ, फिगर सी में अब मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, मेरे पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे, इसमें एक इलेक्ट्रॉन। अब बताओ, न्यूक्लियस सिर्फ किसको अब यहाँ से बांध के रखेगा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को, बताओ। सबसे स्ट्रांग बॉन्ड किस में होगा फिर, सॉरी, ये अट्रैक्शन है बॉन्ड, बताओ। अट्रैक्शन ए में होगी ज्यादा, बी में कि सी में। अब इसमें निकालोगे ये इलेक्ट्रॉन आयन, इसमें लगेगी आयनाइजेशन नंबर 3। अब बताओ, शाबाश। अब बताओ, आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किस में लगेगी, सी में लगेगी ना, क्योंकि सी में अब न्यूक्लियस सिर्फ ए को बांध के रख रहा है, पहले में 3 था, उसके बाद 2 था, उसके बाद थर्ड। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, शाबाश। ऑर्डर क्या है, तो आयनाइजेशन एनर्जी, शाबाश, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, आयनाइजेशन एनर्जी 2, आयनाइजेशन एनर्जी 3, है कि नहीं। तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड होती है, स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू 2 एंड 1, सो ऑन, एन तक भी जा सकते जितना इलेक्ट्रॉन्स निकालने। अब बताओ, ये क्लियर हुआ कि नहीं, इज इट क्लियर नाउ।